हेलो 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 हेलो। देखो कल ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया था। उसका कुछ पार्ट था जो रिमेनिंग रह गया था। कल यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, लिडिक सेल, सर्टोली सेल, ये सारी बातें कल हो गई थी। कल के लेक्चर में थोड़ा सा बचा रह गया था मेंस्ट्रुअल साइकिल के आगे वाला पार्ट। तो ये आओ देखते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर ताकि छोटा रह जाए। कल 50 मिनट के आसपास का कल था, छोटा सा पार्ट बचा रह गया है, आज कंप्लीट हो जाएगा। आओ देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। एनसीईआरटी निकाल लो, नोट्स टेलीग्राम पे भेज दिया है। चैनल पे जाना, टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक होगा, वहां से देख लेना। नोट्स, कंप्लीट नोट्स वहां मिल जाएगा। हर चैप्टर जैसे जैसे चैप्टर आता जाएगा नोट्स वहां मिलता जाएगा। नोट्स रख लेना सामने, एनसीईआरटी रख लेना सामने, पढ़ते जाओ पूरे नंबर। आओ देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी लिखती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में कि ये 22 टू 32 डेज का होता है, 22 से लेके 32 दिन का हो सकता है। लेकिन आइडियली जो मान के चलते हैं कि आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 28 डेज पे रिपीट होती है, 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। कौन कौन से फेजेस होते हैं देखो। जो फर्स्ट 5 डेज होता है, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, जब ब्लीडिंग फेज हो रहा होता है, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। तो फर्स्ट 5 डेज वाला जो पीरियड होता है उसको मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कहते हैं। जिस टाइम पे मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम एंड इट्स ब्लड वेसल्स। पहले 5 दिन जब तक ब्लीडिंग हो रही होती है, और वो इसलिए हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं जिसको, ब्लीडिंग हो रही है ड्यू टू इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम के ब्रेकडाउन होने से, क्योंकि इंडोमेट्रियम टूटी है। पढ़ा है पहले हम लोगों ने, यूट्रस की 3 लेयर थी। सबसे बाहर बोलो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम। बताया था थिन मेम्ब्रेनस है पेरीमेट्रियम, नहीं पूछा जाता उसके बारे में। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल की बनी है। कोई बताएगा क्या पूछा जाएगा मायोमेट्रियम में? स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन एट द डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। कौन सा हार्मोन करा रहा था? ऑक्सीटोसिन। देखो तो ये है लास्ट वाली लेयर है इंडोमेट्रियम, जिसमें साइक्लिकल चेंज होते हैं, पहले भी बताया था। और वो साइक्लिकल चेंज, इंडोमेट्रियम टूटती है और ब्लड वेसल्स का ब्रेकडाउन है, तो इसी वजह से ये मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। नेक्स्ट फेज है 5 दिन के बाद का पीरियड जो आता है, इधर 13 डेज तक। ये है फॉलिकुलर, या कह दो एस्ट्रोजेनिक, इसी को कह दो प्रोलिफरेटिव, इसी को कह दो प्री ओवुलेटरी। प्री ओवुलेटरी, ओवुलेशन से पहले का फेज। ये 14th डेज पे आकर के ओवुलेशन होगा, और इस ओवुलेशन के पहले का फेज है प्री ओवुलेटरी। इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो एस्ट्रोजेनिक कहते हैं। और ग्रेजुअली इंक्रीज होता है धीरे धीरे। इस टाइम पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जैसे जैसे ये डेज बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता जाता है LH और FSH दोनों का। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं LH और FSH। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करती है, इस टाइम पे प्राइमरी फॉलिकल ग्रो हो रही है और फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन रही है। प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ होकर के फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन। आगे देखो क्या हो रहा है। ईस्ट्रोजन, नाम ही ईस्ट्रोजेनिक फेज है, इसका मतलब ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा होगा इस फेज में। और इंडोमेट्रियम जो डीजनरेट हो रही थी वो वापस से रीजनरेट होना चालू हो रही है। इंडोमेट्रियम रीजनरेट। फिर से सुनो, फॉलिकुलर फेज है, ईस्ट्रोजेनिक फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, या इसी को प्री ओवुलेटरी बोलते हैं, ओवुलेशन से पहले का फेज है। ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं LH और FSH। बहुत ज्यादा हार्मोन के चक्कर में मत पड़ जाना कि सब कुछ याद करने लग जाओ कि जो है इवेंट के पहले क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, सब कुछ याद रहोगे सब खिचड़ी हो जाएगा। उतना ही याद रखो एनसीईआरटी से, उतना ही बाहर जितना याद रहे, जितना क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ज्यादा याद करने के चक्कर में पड़ जाओगे, सब कुछ गलत करके चले आओगे। सुनना, LH FSH का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे।
प्राइमरी फॉलिकल ग्रो होकर के फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल में बन रही है। ईस्ट्रोजन का लेवल सबसे ज्यादा है, इसीलिए ईस्ट्रोजेनिक फेज कहते हैं। इंडोमेट्रियम रीजेनरेट हो रही है। 14th डे पे LH और FSH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। पूरे फेज में सबसे ज्यादा जो LH और FSH का लेवल होता है वो एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन के टाइम पे होता है, जब ओवम रिलीज हो रहा है। FSH से भी ज्यादा लेवल हो जाता है LH का, और इसी को कहते हैं LH सर्ज। और यही LH का लेवल बड़े होने की वजह से ओवम रिलीज होता है। यह है रिलीज ऑफ ओवम। ये फुली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल फटती है, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो जाता है। तो ओवम का रिलीज 14th डे पे। 14th डे तब है जब आइडियली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है। इस टाइम पे LH का भी लेवल बढ़ा है, FSH का भी लेवल बढ़ा है। LH सर्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि LH का लेवल सबसे ज्यादा बढ़ा है। इधर देखो, आगे का फिक्स 14 डेज का पीरियड है, चाहे साइकिल 28 डेज की हो, 29 डेज की हो, 30 डेज की हो, ये वाला पीरियड फिक्स होता है। ये ओवुलेशन के बाद वाला ये पीरियड फिक्स 14 डेज का होता है। ये है ल्यूटियल, ये है प्रोजेस्टेरॉनिक, ये है सेक्रेटरी, ये है पोस्ट ओवुलेटरी। फिर सुनो, ल्यूटियल फेज क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन जो बताया था कल, ओवम रिलीज हुआ। ओवम के रिलीज होने के बाद कहां से, ये फुल्ली मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर, सेकेंडरी ओसाइट बाहर। उसके बाद उसके निकलने के बाद जो कुछ बचा रह गया वो सेल्स क्या कहलाती हैं, कॉर्पस ल्यूटियम। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन हो जाएगा और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा। वो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये सेकेंडरी ओसाइट डिजेनरेट हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मेंटेन नहीं रह पाएगा। ये है कॉर्पस ल्यूटियम। प्रोजेस्टेरॉनिक फेज कहते हैं, सेक्रेटरी फेज कहते हैं, पोस्ट ओवुलेटरी फेज कहते हैं, ओवुलेशन के बाद का है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल यही था, जो ग्राफियन फॉलिकल बची रह गई सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होने के बाद, ओवुलेशन होने के बाद जो बची हुई ग्राफियन फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटियम में। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है, नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगी और कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट होगी। ये कहानी होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये पूरे फेज याद रखने हैं 3, बार बार बोलते रहोगे तो याद रह जाएगा। बार बार रिपीट करते रहो, जहां बैठे हो बोलते रहो, डायग्राम देखते रहो। ऐसा है नहीं कि कुछ ऐसा है जो समझ ना आए, बस ये होता है कि अपने पास पेशेंस नहीं है। और जरूरी बस इतनी बार बार एक ही बात बताते हैं कि पेशेंस रखो, नहीं तो पेशेंट बन जाओगे और तुम डॉक्टर बनने आए हो। पेशेंट रखो हॉस्पिटल में, खुद पेशेंट मत बनो। धैर्य बनाए रखो भाई। कितना धैर्य तो इंसान के पास किसी भी काम के लिए, वो धैर्य तुम्हें बनाना पड़ेगा, वो डेवलप करना पड़ेगा, बिहेवियर में लाना पड़ेगा कि थोड़ा ऐसे इम्पेशेंट मत हो जाओ कि यार बेचैन हो गए हैं, है ना। थोड़ा योगा मेडिटेशन करोगे तो बात समझ पाओगे। देखो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ध्यान से देख लो। ये यूटेरस में कौन कौन से इवेंट चल रहे हैं वो दिखा रहा है, यूट्राइन इवेंट। यूट्राइन इवेंट में देखो 1 से 5 दिन का मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है, ब्लीडिंग फेज चल रहा है। उसके बाद ये फॉलिकुलर फेज आ गया या प्रोलिफरेटिव फेज आ गया, जिसको एस्ट्रोजेनिक कहते हैं 13th डेज पे। ये देखो दिखा रखा है इंडोमेट्रियम का डिजेनरेशन, ब्लीडिंग। ये 14th डे पे ओवुलेशन हो गया, यहाँ दिखाया। ये डायग्राम ध्यान से देखना, ये पूरा मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल थे। देखो मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज, ये बच गया। इधर देखना ये काम 14th डे पे। इधर 15 से लेकर के पूरा यहाँ तक, मतलब फिक्स जो 14 डेज का पीरियड होता है ल्यूटियल फेज है, और नेक्स्ट साइकिल बिगिन हो जाएगी, अगली साइकिल चल गई। ये फिर से पूरा एंडोमेट्रियम डिजेनरेट हो गया था, देखना ही ल्यूटियल फेज, ट्रियो, यही वाला फेज था।
जब ये ओवल्यूशन हुआ, मेच्योर ग्रेफिन फॉलिकल टूटी, ओवम बाहर निकल आया, जो बचा वो कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, और धीरे धीरे ये कॉर्पस ल्यूटियम कह रहा है, देखो रिग्रेसिंग कॉर्पस ल्यूटियम, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है और कॉर्पस एल्बिकन से बदल जाएगा। तो ये यूट्राइन इवेंट है, ये ओवेरियन इवेंट है, ओवरी में क्या क्या हो रहा है। और यहाँ देखना, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ एस्ट्रोजन बढ़ रहा है। और यहाँ जाके देखोगे तो प्रोजेस्टेरॉन, ये वाली लाइन देखो, ये एस्ट्रोजन का लेवल यहाँ बढ़ा है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है, ये देखो प्रोजेस्टेरॉन यहाँ 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 यहाँ, और सबसे ज्यादा यहाँ प्रोजेस्टेरॉन है, क्योंकि यहाँ क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम, और इसी फेज को कहते हैं, ये प्रोजेस्टेरॉनिक फेज भी है। तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस वाले फेज में ज्यादा है, ल्यूटियल फेज में, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन वही रिलीज करता है। इधर देखना, ओवेरियन इवेंट, ये डेवलपिंग फॉलिकल डेवलप हो रहे थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, और ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। इधर देखो LH और FSH का लेवल पहले कम है, और ग्रेजुअली जब यहाँ ईस्ट्रोजेनिक फेज आ रहा है तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और सबसे ज्यादा बढ़ गया है कौन से डेज पे, ओवल्यूशन वाले टाइम पे, 14th वाले डे पे सबसे ज्यादा बढ़ गया है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो LH है, इसीलिए इसको LH सर्ज कहते हैं। तो ये डायग्राम कंप्लीट देखना क्या क्या है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखो क्या है फर्टिलाइजेशन, पूरा प्रोसेस बताया। फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ये है फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, एक एक इवेंट समझाया है, धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले होता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द सेकेंडरी oocyte। भाई मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल से जो बाहर आया है वो सेकेंडरी oocyte है, तो स्पर्म उसी टाइम पे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज हो गया। स्पर्म क्या कहते हैं उसको, सीमेन रिलीज हो गया, क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द सेकेंडरी oocyte, ये है स्पर्म धीरे धीरे मूव करता हुआ किधर जाएगा, सेकेंडरी oocyte के पास। अच्छा, इस मूवमेंट के लिए एनर्जी कहां से आई उसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी चैम्बर। देखो मिडिल पीस, स्पर्म मूव करता हुआ जा रहा है सेकेंडरी oocyte की तरफ। जब वहां पहुंचा तो पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू कोरोना रेडिएटा, जो oocyte है, सेकेंडरी oocyte है, कहते ओवम है, सबसे बाहर वाली लेयर उसकी जो है वो कोरोना रेडिएटा है। तो सबसे पहले जो स्पर्म पेनेट्रेट करेगा वो कोरोना रेडिएटा को, लेकिन उसके लिए उसके पास क्या होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। ये एंजाइम उसी एक्रोसोम में प्रेजेंट होता है। स्पर्म के हेड पे एंजाइम कहाँ था, एक्रोसोम में। उसी एक्रोसोम में एक एंजाइम था, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। एनसीईआरटी नहीं लिखती है, पूछा भी नहीं जाता है, बस इतना रखना, एक्रोसोम में जो एंजाइम है उसकी हेल्प से सबसे पहले टूटती है कोरोना रेडिएटा। एडेरेंस ऑफ स्पर्म टू स्पर्म रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन जोना पेलुसिडा। उसके बाद क्या होगा, कोरोना रेडिएटा टूटी, उसके अंदर वाली लेयर है जोना पेलुसिडा। अब ये स्पर्म जाकर के चिपक गया उस लेयर पे, जोना पेलुसिडा पे, और उस जोना पेलुसिडा पे स्पर्म रिसेप्टर्स होते हैं, ZP3 रिसेप्टर कहते हैं। 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्म रिसेप्टर कौन से लेयर पे होते हैं, जोना पेलुसिडा पे होते हैं। तो जोना पेलुसिडा पे स्पर्म रिसेप्टर है, वहां जाकर के स्पर्म चिपकेगा जोना पेलुसिडा पे। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन, जोना पेलुसिडा पे जैसे ही स्पर्म जाके चिपक गया, एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, उसने अपना एक्रोसोम वाला एंजाइम रिलीज किया, एंड रिलीज ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम का जो एंजाइम था वो मेन एंजाइम था एक्रोसिन, या इसी को कहते हैं जोना लाइसिन। ये एक्रोसिन जो एक्रोसोम में था, किस एक्रोसोम में, स्पर्म के हेड पे, एक्रोसिन इसने रिलीज किया जोना पेलुसिडा पे, या उसी को कहते हैं, एक्रोसिन को कहते हैं जोना लाइसिन। उसके बाद क्या हुआ, पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रू द जोना पेलुसिडा, स्पर्म ने जोना पेलुसिडा को भी तोड़ दिया, जोना पेलुसिडा को भी पेनेट्रेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन एंजाइम। इसी एक्रोसिन एंजाइम से जोना पेलुसिडा की लेयर टूट गई, और अब ये हो गया फ्यूजन। इसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी को कहते हैं सिनगेमी। एक बार यहां तक की बात फिर से देखो, स्पर्म आया, वहां सेकेंडरी oocyte रिलीज हुई थी, ओवल्यूशन हुआ था, स्पर्म आया, सबसे पहले कोरोना रेडिएटा टूटी,
उसके लिए एंजाइम था उसके पास, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम। स्पर्म आगे बढ़ा, जोना पेलोसिडा पे जाके चिपक गया, उसके पास स्पर्म रिसेप्टर्स थे, वहां चिपकने के बाद एंजाइम रिलीज हुआ, एक्रोसिन या जोनालाइसिन, रिएक्शन चालू हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन कहते हैं, जोना पेलोसिडा भी ब्रेक हो गई। जहां स्पर्म चिपका उस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे जोना पेलोसिडा टूट गई, स्पर्म अंदर पहुंच गया और उसको कहते हैं सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म तक पहुंच गया है स्पर्म। उसके बाद फाइगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म बाय सेकेंडरी ओसाइट, वो पूरा सेकेंडरी ओसाइट, पूरे सेकेंडरी ओसाइट ने स्पर्म को पूरा अंदर खींच लिया, फाइगोसाइट कर लिया। एंड ड्यूरिंग विच कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन, पढ़ा था ओजेनेसिस में, और यही वो टाइम था जब सेकेंड मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो गया। मियोसिस सेकेंड कंप्लीट, और सेकेंडरी ओसाइट को अब ओवम कह दिया, ऊटिड कह दिया, और एक पोलर बॉडी रिलीज हो गई, मियोसिस सेकेंड। सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म ओवम, अब इसी से, अब यही देख लो, सेकेंडरी oocyte और ओवम में यही अंतर है। जो रिलीज हुआ था एट द टाइम ऑफ ओवल्यूशन वो सेकेंडरी oocyte था, मेच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स फटती थी, जो बाहर निकला था वो सेकेंडरी oocyte था। जैसे ही स्पर्म इंटर हुआ है जोना पेलोसिडा के अंदर, अभी न्यूक्लियस नहीं फ्यूज है दोनों का, जैसे ही इसके साइटोप्लाज्म में पहुंचा है, अब उसको सेकेंडरी oocyte ना कह के ओवम कहते हैं। ये डिफरेंस है सेकेंडरी oocyte और ओवम का। हाँ आगे देखो, एंड एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो गई। इसके बाद होगा प्लाज्मोगैमी, दोनों का प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, बस जस्ट अभी इंटर हुआ था, कहाँ, जोना पेलोसिडा से जस्ट इंटर हुआ था अंदर। अब स्पर्म और ओवम का प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, प्लाज्मोगैमी, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज होगा, कैरियोगैमी, दोनों के क्रोमोसोम मिक्स हो जाएंगे, एम्फीमिक्सिस, और जाइगोट बन जाएगा। तो ये हुआ, कोरोना रेडिएटा ब्रेक हुई, जोना पेलोसिडा ब्रेक हुआ, सेकेंडरी oocyte बना ओवम, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुई, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हुई, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, एम्फीमिक्सिस, क्रोमोसोम मिक्स हो गया दोनों का, और जाइगोट बन गया। डायग्राम एनसीईआरटी का इधर, स्पर्म आया, उसने पेनेट्रेट किया कोरोना रेडिएटा को, उसके आगे जोना पेलोसिडा को, जोना पेलोसिडा को पेनेट्रेट करने के बाद एक स्पेस बन जाता है जिसको कहते हैं पेरीवर्टेलाइन स्पेस। कभी इसके बारे में पूछा जाए, और इम्पोर्टेंट है, क्या पता तुम्हें इसी साल क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि पेरीवर्टेलाइन स्पेस का काम क्या होता है। इसका काम होता है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है। एक स्पर्म एक ओवम को पेनेट्रेट कर रहा है, बाकी आए तो कई सारे स्पर्म थे, ये यहां रुक गया, ये यहां रुक गया, ये देखो कई सारे स्पर्म आए थे, तो बाकी स्पर्म की, एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है पेरीवर्टेलाइन स्पेस। याद रखना है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये हो गया है, जाइगोट बन गया है। जाइगोट बनने के बाद आगे डिवीजन होगा। अच्छा, यहां इस डिवीजन को नॉर्मल माइटोसिस ना कह के क्लीवेज डिवीजन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल माइटोसिस जो होता है उसमें जो नई सेल्स बनती हैं उसको डॉटर सेल कहते हैं। यहां जो क्लीवेज डिवीजन में नई सेल्स बनती हैं उसको ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर कहते हैं। देखो, तो ये होगा क्लीवेज डिवीजन जाइगोट में। जाइगोट डिवाइड करेगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसी नई सेल्स बनती जाएंगी, डॉटर सेल बन रही हैं, उसी डॉटर सेल को आगे चल करके ब्लास्टोमियर कहते हैं। तो ये 2, 4, 8 और 16 डॉटर सेल, और एक जाइगोट, जाइगोट डिवाइड करिए 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, तो डिवाइड करेगा, और उसके बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना चालू होगा। जाइगोट है, जाइगोट से एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो जो भी 8 to 16 ब्लास्टोमियर स्टेज में है, बताया ना यहाँ डॉटर सेल को ब्लास्टोमियर, तो वो एम्ब्रियो जो जिसमें 8 to 16 ब्लास्टोमियर है, ऐसे स्टेज को मॉरुला कहते हैं। एम्ब्रियो की वो स्टेज जब 8 to 16 सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है, 8 to 16 ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन हुआ है, उसको मॉरुला कहते हैं। मॉरुला मतलब 8 to 16 ब्लास्टोमियर, यही लाइन याद रखनी है। उसके बाद उस मॉरुला में फर्दर डिवीजन, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। नीचे वाला पार्ट देखना, फिर आएगी बाबा, ये कन्वर्ट हो गया ब्लास्टोसिस्ट में। ये ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट कहलाती है, और अंदर प्रेजेंट है इनर ग्रुप ऑफ सेल्स को इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट की आउटर लेयर, ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर ट्रोफोब्लास्ट है,
अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उसको इनर सेल मास कहते हैं। आगे यही ट्रोफोब्लास्ट, ब्लास्टोसिस्ट है, उसके बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट है, यही जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ, इंडोमेट्रियम के साथ। और इसी ब्लास्टोसिस्ट का एक तो उसकी बाहर की लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, इसी का अटैचमेंट होना इंडोमेट्रियम के साथ। इंडोमेट्रियम वही यूट्रस की सबसे लास्ट वाली सबसे इनरमोस्ट लेयर, यूट्रस की इनरमोस्ट लेयर इंडोमेट्रियम से जाके अटैच हो गया कौन, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की कौन सी लेयर, ट्रोफोब्लास्ट। तो ब्लास्टोसिस्ट का इंडोमेट्रियम की वॉल से या यूट्रस की वॉल इंडोमेट्रियम से अटैच होना ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। और ये जो इनर सेल मास है यही डिफरेंशिएट हो जाएगा एज अ एम्ब्रियो। एनसीईआरटी का डायग्राम, ओवम, ओवम क्या, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओवम के कह लो सेकेंडरी ओसाइट ओवम। उसके बाद स्पर्म, स्पर्म आया, ये हो गया प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, एम्फीमेक्सिस, वो सब कुछ। जाइगोट डिवाइड हो रहा है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 8 to 16 ब्लास्टोमियर मारूला, 8 to 16 ब्लास्टोमियर मारूला बन गया। यहां से स्टार्टिंग देखना, यहां वाला मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, ओवल्यूशन, ये ओवम रिलीज, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज, ये फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, जाइगोट डिवाइड हो रहा है 2, 4, 8 और 16 सेल, 8 to 16 सेल मारूला, आगे जाकर के ये इम्प्लांट हो रहा है। अपनी एनसीईआरटी के डायग्राम में देखना, हो सकता है यहां बहुत क्लियर ना दिख रहा हो, जिसपे एच लिखा है देखो, ई वाला है मारूला, एफ वाला आगे और सेल बन गया, उसके बाद देखोगे जो एच वाला बन गया है वो कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट बन गया है। वो ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम की वॉल से अटैच हो रहा है, धीरे धीरे इंडोमेट्रियम की वॉल में कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट एम्बेडेड हो जाता है। ये है ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट, कुछ बात ये वाली बात बाद में करते हैं, पहले यहां की बात करते हैं। प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, छोटा ही लेक्चर होगा, ज्यादा नहीं होगा, आदि कुछ बातें हम लोगों ने कल कर ली थी। देखो सिर्फ इतना सा याद रखो, जेन्युइनली ये बात कह रहे हैं, सिर्फ इतना सा याद रखो कि बेवकूफ मत बनो इस टाइम पे। बोर्ड देने जा रहे हो, नीट देने जा रहे हो, टाइम मत खराब करो यार। ऐसे मतलब कितनी सारी उम्मीदें हैं जो घर वाले लगाए हैं। चलो अगर तुम घर वालों की भी उम्मीद नहीं समझ पा रहे हो, अपने लिए तो करके देखो। क्या क्या मतलब रह जाएगा फिर ऐसे जीवन का तुम्हारे, कि हर साल बस वही एक पेपर दे रहे हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं। नो डाउट कि तुम्हारे ड्रॉप से मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यार तुम सोचो ना, जीवन का कितना साल इस ड्रॉप के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। तुम बहुत सारी चीजें होते हैं जो सोच के रखते हो कि यार एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर ये करेंगे, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा फिर ऐसा करेंगे। मतलब अपनी जितनी भी तुम्हारी डिजायर है वो तुम दबा के बैठे हो, मार के बैठे हो कि यार एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर देखेंगे, फिर कुछ करेंगे। वहीं छोटे से रूम में पड़े रहते हो। ये सेक्रीफाइस जरूरी है, लेकिन याद रखो ये इतना भी जरूरी नहीं है कि तुम 10 साल, 15 साल, 12 साल, 8 साल सिर्फ तैयारी को दे रहे हो, एग्जाम हो चाहे जो भी हो। अगर 10-12 साल तैयारी करके तुम्हें एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर 10-12 साल तैयारी करके सिलेक्शन मिल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं। तुमने जिंदगी के इतने साल नहीं बर्बाद करने चाहिए। पढ़ाई एक ही 2 साल की होती है तो 1-2 साल ढंग से पढ़ लो ना। इतना साल, अब इतने साल तक क्यों ऐसा करना है कि इतने साल तक मतलब, देखो ये मतलब बहुत जरूरी है ये बात समझना कि तुम कम उम्र में पैसे कमाओ। बहुत 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 ज्यादा जरूरी है कि कम उम्र पे पैसे तुम्हारे पास चालू हो जाए आने, थोड़े ही सही लेकिन आने चालू होने चाहिए। इतना वक्त, इतना अब टाइम बदल गया है, वो टाइम रहा ही नहीं कि तुम 40-45 साल तक तैयारी करते जाओ।
तुम यहाँ जिंदगी जीने आए हो यार, जीवन भर तैयारी करने थोड़ी आए हो। तो जल्दी तैयारी करो, निकलो, कॉलेज पहुंचो, मजे करो। देखते हैं, आओ कोशिश करो बस। हम जनरली बताते रहते हैं, लेकिन अब मजे के चक्कर में तुम पड़े हो तो फिर देखो मेरे, देखो प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन ट्रोफोब्लास्ट। इम्प्लांटेशन हो गया, ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम से चिपक गया, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन ट्रोफोब्लास्ट, बताया तो ना। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसके बाहर की लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, उसी ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है, और वो फिंगर लाइक आउटग्रोथ को कहते हैं कोरियोनिक विलाई। तो ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको कहते हैं कोरियोनिक विलाई, और ये कोरियोनिक विलाई यूट्रस के टिश्यू के साथ मिलकर के, फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई थी, यूट्राइन टिश्यू था, फिंगर लाइक कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू, एनसीईआरटी लिखती है इंटर डिजिटेड विद ईच अदर। कोरियोनिक विलाई और यूट्राइन टिश्यू दोनों ने मिल करके बना लिया प्लेसेंटा। कोरियोनिक विलाई प्लस यूट्राइन टिश्यू मिल करके बना लेते हैं क्या, प्लेसेंटा। अब क्या है ये प्लेसेंटा, कंप्लीट प्लेसेंटा के बारे में यही देख लो। प्लेसेंटा है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल ब्लड। मदर के ब्लड और डेवलपिंग एम्ब्रियो, मदर और एम्ब्रियो के बीच में जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का काम करता है वो है प्लेसेंटा, जो सप्लाई करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और रिमूव करता है CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट। किसको सप्लाई कर रहा है? ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मदर के ब्लड से सप्लाई करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके किसको सप्लाई करता है? फीटस को, डेवलपिंग फीटस को, और उसका वापस ले आता है कौन? उससे CO2 प्रोड्यूस हुआ है, जो एक्सक्रीटरी वेस्ट बना है, वो सब लाके डाल देता है मदर के ब्लड में। देखो इधर प्लेसेंटा है, अब ये कह रहा है प्लेसेंटा काम करता है इंडोक्राइन टिश्यू की तरह, इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है HCG, HPL, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, हार्मोन याद रखने हैं। प्लेसेंटा से हार्मोन रिलीज हो रहा है HCG, HPL, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो हार्मोन्स हैं। अच्छा, एक और हार्मोन है रिलैक्सिन, जो रिलीज होता है ओवरी से, ये ध्यान रखना है। HCG, HPL, ईस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन ये प्लेसेंटा से है। रिलैक्सिन रिलीज होता है ओवरी से। जो HCG है, HPL है, रिलैक्सिन है। HCG, HPL, रिलैक्सिन केवल और केवल रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। HCG, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होते हैं और कभी नहीं। यही वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी किट पे वो उसका कलर चेंज कर देते हैं। प्रेगनेंसी किट पे जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का यूरिन से, उस यूरिन में ये हार्मोन होते हैं। देखो, तो ये है HCG, HPL, रिलैक्सिन, जो सिर्फ और सिर्फ रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे। अब कह रहा है जो प्लेसेंटा है वो अटैच्ड होता है एम्ब्रियो के साथ, और बीच में क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड। प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से अटैच कराने वाला, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो के बीच में है अम्बिलिकल कॉर्ड। ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या कराता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये भी सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करें, देखो क्या क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी का पहला मंथ कंप्लीट हुआ, सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन हो गया, सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन। एंड ऑफ सेकेंड मंथ पूछा जा सकता है, और ये याद रखना एंड है कि स्टार्टिंग है। सेकेंड मंथ के एंड होते होते लिम्स और डिजिट बन गए, हाथ पैर बन गई, उंगलियां बन गई। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर ट्राई मतलब 3 महीने कंप्लीट होते होते, या एंड ऑफ 12 वीक कह दो, 3 महीने के एंड पे या 12 वीक के एंड पे
मेजर ऑर्गन सिस्टम, पूरा ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। ऑर्गन सिस्टम, लिवर, किडनी, ये सब। फर्स्ट मूवमेंट, बेबी में पहला बार फीटस का पहला मूवमेंट जो होता है वो होता है ड्यूरिंग 5th मंथ, 5वें महीने में फर्स्ट मूवमेंट होता है। ऑल इज वेल, वो पैर मारता है ऐसा वाला ऑल इज वेल, हाँ, फर्स्ट मूवमेंट ड्यूरिंग 5th मंथ। और उसी टाइम पे हेड पे छोटे छोटे हेयर्स आ जाते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 मंथ एंड होते होते, 24 वीक एंड होते होते, बॉडी कवर्ड विद फाइन हेयर्स, पूरी बॉडी पे छोटे छोटे हेयर्स। आईलिड सेपरेट हो गए, ये आईलिड जो जुड़े हुए थे ये सेपरेट हो गए, आईलैशेस फॉर्म हो गए, आईलिड सेपरेट हो गए, आईलैशेस फॉर्म हो गए। याद रखना है कब क्या बना है, उसमें से भी स्पेशली याद रखना है फर्स्ट मूवमेंट कब है, 5th मंथ में। पार्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ फीटस, लंबे समय के इंतजार के बाद फीटस की डिलीवरी, 9 मंथ का लंबा इंतजार। देखो, और ये जो डिलीवरी का सिग्नल आता है, पार्चुरेशन का सिग्नल आता है, वो एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। ये सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस। ये जो पार्चुरेशन का सिग्नल आ रहा है, ये आ रहा है फुली डेवलप्ड फीटस से एंड प्लेसेंटा से, दोनों याद रखना है। पार्चुरेशन का सिग्नल ओरिजिनेट होता है फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से, और उस टाइम पे माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, धीरे धीरे मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। इसी को कहते हैं, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स डिलीवरी को तैयार है। इस टाइम पे जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स आ रहा है, उस टाइम पे हार्मोन रिलीज होगा मैटरनल पिट्यूटरी से, मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होगा ऑक्सीटोसिन, और ये ऑक्सीटोसिन स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा मायोमेट्रियम में, खूब भयानक कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम में। अगला है लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब मिल्क का बनना, मिल्क फॉर्मेशन। ये देखो लैक्टेशन हो रहा है, मिल्क रिलीज, मिल्क फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन है, डिलीवरी के बाद तुरंत मिल्क का फॉर्मेशन होने लगता है, और वो मिल्क फॉर्मेशन कराने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, और ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन पूछा था, मिल्क बनाने वाला हार्मोन है प्रोलैक्टिन, मिल्क रिलीज कराने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, और जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है वो होता है कोलेस्ट्रम। सुनना है ध्यान से, जब पहली बार मिल्क रिलीज होता है मदर में, डिलीवरी के बाद जो फर्स्ट मदर मिल्क होता है पेल येलो कलर का होता है, हल्के येलो कलर का होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें एक एंटीबॉडी है IgA। ये बच्चे के लिए जरूरी है। पहले गांव में लोग क्या किया करते थे, उन्हें लगता था कि पहली बार मिल्क रिलीज हो रहा है, ये मिल्क ठीक नहीं होगा, वो हटा दिया करते थे। अब लोग समझदार हो गए हैं, क्योंकि डॉक्टर ये बताने लगे हैं, तुम लोग पढ़ के जा रहे हो तो ये बता सकते हो कि जो कोलेस्ट्रम होता है वो पेल येलो कलर का होता है, फर्स्ट मदर मिल्क होता है, वो बच्चे के लिए बहुत जरूरी है और बहुत न्यूट्रिशियस होता है, जिसमें एंटीबॉडी होती है IgA। भगवान इतने समझदार तो होते ही हैं, मतलब भगवान नहीं समझदार होंगे तो फिर कौन होगा। देखो भगवान ने क्या किया, उनको पता था कि यार अभी बच्चा इस जालिम दुनिया में आ रहा है, अभी उसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए जो इस जालिम दुनिया के लोगों से उसको बचा के रखे। तो उन्होंने 2 एंटीबॉडी बचपन से दे के भेजी है। एक एंटीबॉडी होती है IgG, जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके मदर से बच्चे में पहुंची है, और दूसरी डिलीवरी के जस्ट बाद इस कोलेस्ट्रम में है IgA, फर्स्ट मदर मिल्क में, क्योंकि वो जानते थे भगवान कि बच्चा अभी अभी इस जालिम दुनिया में आया है। जैसे ही खबर मिलेगी घर वालों को, रिश्तेदारों को, कि फलाना इंसान को लड़का हुआ है, लड़की हुआ है, जहां जिस हाल में होते हैं लोग दौड़ते आते हैं, अले ले 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 मेरा बच्चा। खेत में काम कर रहे थे, पता लगा भैंस चरा रहे थे, गोबर लेके जा रहे थे, वहीं से पहुंच गए हॉस्पिटल दौड़ते हुए, पता नहीं कहां से कितने जर्म्स बैक्टीरिया लेके चले आए हैं। पता था भगवान को कि इंसान ऐसी गलती करेगा,
इसीलिए उन्होंने 2 एंटीबॉडी बचपन से दे के भेजी है, IgG प्लेसेंटा को क्रॉस करके, और ये है IgA फर्स्ट मदर मिल्क कोलेस्ट्रम। चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर तसल्ली से देखो, हम पढ़ाने में बिलीव रखते हैं, बहुत फर्जी बातें थोड़ी कम करते हैं, करेंगे, लेकिन अभी वो वक्त और माहौल वैसा नहीं है, पेपर करीब है। अगर ऐसा लग रहा है कि बात समझ आ रही है, टेलीग्राम पे जाओ, नोट्स डाउनलोड कर लो। बार बार ये सारी बातें नहीं बताते हैं, पढ़ाने में ज़्यादा यकीन है। ये सब कभी नहीं कहते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, मत करो, पढ़ के चले जाओ, पढ़ लो, कॉलेज पहुंच जाओ, मत करो। मिलेंगे अगले वाले चैप्टर के साथ एक नए वीडियो में, नए एपिसोड में। तब तक के लिए मजे करो, देखते रहो वी नीट।